नाउ कम्स द बजटेड इनकम स्टेटमेंट कि हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। बजटेड इनकम स्टेटमेंट बेसिकली पोर्ट्रेज द प्लान प्रॉफिट जो कि आपने अर्न करना है। जैसे हम नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं, या तो वो सेल्स का टारगेट करते हैं और फिर वो नेट प्रॉफिट का टारगेट करते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10% इन द कमिंग ईयर। तो पोर्ट्रे करता है प्लान प्रॉफिट को कि वो किस तरीके से सक्सेसफुली उस गोल को अचीव कर सकेगा। बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट सो दैट कि आपको सक्सेसफुली मेजर हो सके कि आपने जो चीज़ें डिसाइड की थी या जो गोल्स सेट किए थे उनको आपने सक्सेसफुली जो है वो फुलफिल किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि आपके डिफरेंस सेल्स का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के थ्रू कैलकुलेट होगा, तो आपके पास प्लान प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो सकेगा। द डिफरेंस ऑफ द सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी द ग्रॉस मार्जिन। एंड नेक्स्ट, जब आप इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आ जाएगा। नाउ हाउ इज द बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड। सबसे पहले जो आपने सेल्स बजट फॉर्मुलेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपने सेल्स को डिजाइन किया था, आप अपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट में उन सेल्स को प्लेस कर दोगे। हमारे सेल्स बजट में हमने 200,000 जो है वो यूनिट्स को प्लेस किया था एज ए टारगेट। तो वो जो 200,000 यूनिट्स थे, जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 2 मिलियन के डॉलर्स की जो है वो सेल्स कैलकुलेट होगी। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। जब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री जो बजट हमने क्रिएट किया था, इफ वी हैव ओवर हियर एंडिंग इन्वेंट्री बजट, तो हमने इसमें ये कहा था कि जो हमारे पास यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट है विच इज 13,000 $13। अब हम इसी $13 को जब टोटल नंबर ऑफ सेल्स के साथ जो सेल यूनिट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1300,000 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी उन यूनिट्स की जो हमने सेल की हैं। और सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डिफरेंस होगा 700,000, वो हमारे पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि हमने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बजट में प्लेस किए हुए थे, उनके अकॉर्डिंगली 5,76,000 का हमारे पास जो है वो बजट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर 5,76,000 का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो कि डिफरेंस होगा आपके ग्रॉस मार्जिन और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, विच इज 1,24,000। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास कैलकुलेट हुआ 21,900 का, जो कि हमने कैश बजट के टाइम पे फॉर्मुलेट किया, तो वो हमारे पास आया था 21,900 का। तो हम इसको इधर प्लेस कर देंगे और नेट ऑपरेटिंग इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास 1,02,100 की नेट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट होती है वो नॉर्मली जो प्रीवियस जितने भी बजट्स फॉर्मुलेट हुए हैं, आप उनमें से डिफरेंट वैल्यूज को प्लेस करते जाएंगे, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बजटेड बैलेंस शीट। जिस तरीके से हमने बजटेड इनकम स्टेटमेंट को वर्कआउट किया आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द मास्टर बजट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स, उसी तरीके से हम बजटेड बैलेंस शीट को फॉर्मुलेट करते हैं। बजटेड बैलेंस शीट जो है वो इनलिस्ट करती है द वैल्यू फ्रॉम ऑल द स्केड्यूल्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा इन्वेंट्री का बताती है और एंडिंग कैश बैलेंस बताती है जो कि हमारे पास अवेलेबल होगा। जब आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करनी है, तो आपने जो प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट होगी उससे डिफरेंट अमाउंट्स जो हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके जो जितने भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं उनमें क्या चेंजेस आए। रीजन बीइंग कि जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है वो आपको फॉर द ईयर बैलेंस शो कर रही होती है कि आपने उस साल में क्या किया, आपके ऑपरेशंस किस तरीके से वर्कआउट हुए थे, और ये आपने थ्रू आउट द ईयर जो है वो परफॉर्मेंस दी थी। जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन होती है। इट मीन्स कि जो जब से आपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से आपका बैलेंस शीट जो है वो आपको डिफरेंट नंबर्स या डिफरेंट वैल्यूज जो है वो बता रही होती है। तो बैलेंस शीट
प्रीवियस बैलेंसेस को ही कंटिन्यू करती है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को कंसिडर करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बजटेड बैलेंस शीट। अब हम बजटेड बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने कैश में करंट एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कैश में 41,400 के अमाउंट को प्लेस कर देना, जो कि हमारे कैश बजट में से एज एन एंडिंग बैलेंस ये 41,400 जो है वो हमारे पास था, तो हम इसी को यहाँ पर कैरी कर लेंगे अपनी बैलेंस शीट में। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स विच आर 1,20,000 डॉलर्स। तो अकाउंट रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है ये हमारे पास 30% ऑफ फोर्थ क्वार्टर सेल्स जो है वो रिसीव हुई हैं। ठीक है, जो हमारे पास सेल्स बजट था उसका जो फोर्थ क्वार्टर वर्क कर रहे थे, तो हमने कहा था कि किस तरीके से हम 70% उसी क्वार्टर में कैश रिसीव करते हैं और 30% जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में। तो वो जो नेक्स्ट क्वार्टर की कैलकुलेशन है उसका 1,20,000 हमारे बैलेंस शीट में एज एन अकाउंट रिसीवेबल्स प्लेस हो जाएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री विच विल बी 4,500 और वो किधर से आएगी, फ्रॉम स्केड्यूल 3। एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो 22,500 पाउंड्स है और हमारे पास पर पाउंड की वैल्यू कितनी थी, 0.20 की। और तो जब हमने 22,500 को 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस 4,500 का कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में प्लेस कर देंगे। उसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री विच विल बी 39,000 एज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने जब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का जो वर्कआउट किया था बजट, उसमें हमारे पास एंडिंग बैलेंस जो है वो $39,000 का था। हम इसको बजटेड इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के प्लेस पर प्लेस कर देंगे। तो हमारे टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो इन 4 वैल्यूज को ऐड ऑन करके 2,04,900 कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले लैंड आएगा। तो इस पर जगह पर जहाँ पे हमारे प्रीवियस बैलेंसेस के हमारी लैंड की वैल्यू पहले से क्या थी और अदर जो इक्विपमेंट प्लांट या मशीनरी थी उनकी वैल्यूज क्या थी, तो हम उसके लिए प्रीवियस बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो लैंड की अमाउंट आ रही थी 80,000 की, हमने एज इट इज लैंड की अमाउंट 80,000 जो है ये वो यहाँ पर प्लेस कर दी है। अब हमारे पास बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ रही है 8,30,000 की, जबकि हमारे पास प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की वैल्यू थी 7 लाख की। ये जो 1,30,000 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 7 लाख और अब आ रहा है 8,30,000। तो जब हमने कैश बजट फॉर्मुलेट किया था तो हमने एक क्लॉज ऐड की थी that we are going to have 1,30,000 इक्विपमेंट वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। हम ऐड ऑन करेंगे 1,30,000 के इक्विपमेंट से। तो हमारी बजटेड इनकम स्टेटमेंट में जब प्रीवियस बैलेंस 700,000 का था उसमें 1,30,000 ऐड ऑन होगा तो हमारे पास 8,30,000 की वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में। आफ्टरवर्ड्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है 2,92,000 की। अब हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू दो मुख्तलिफ जगहों पर यूज हुई थी। एक जब हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कैलकुलेट किया था देयर, एंड द अदर वन वाज व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो हमारे पास बैलेंस शीट इंडिकेटेड बैलेंस ऑफ 2,92,000 प्रीवियस ईयर का। ड्यूरिंग 2012 100,000 ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी टेकन। वो कहाँ से आएगी, $60,000 की जो हमने पहले कैलकुलेट की थी और $40,000 की जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया था। तो हमारे दोनों का टोटल 100,000 हो जाएगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर के टोटल 2,92,000 को में ऐड ऑन होकर उसको 3,92,000 जो है वो बना देगा। तो टोटल एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनकी वैल्यू 8,30,000 और 80,000 को ऐड ऑन करेंगे और उसमें से 3,92,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच विल बी 5,18,000। अब हम करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 7,22,900 की।
Now comes the other side of the equation, which is the liabilities in stockholders equity. करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल आएंगे। जब हमने परचेजेस के सेक्शन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कुछ परचेजेस हम कैश पर करेंगे और कुछ परचेजेस जो हैं वो हम अकाउंट पेएबल्स की फॉर्म में होंगे जो हम नेक्स्ट क्वार्टर में पे करेंगे। तो उसी बजटेड जो हमने रॉ मटेरियल की बजट बनाया होगा उसमें से अकाउंट पेएबल्स की वैल्यू को हम एज इट इज मूव ऑन कर लेंगे, विच विल बी 27,900। The other one is the common stock. Common stock के बारे में from the December 31st 2011 बैलेंस शीट नो चेंज। इसका मतलब है कि आपके कॉमन स्टॉक ने जो वैल्यू गिवन थी हमने उसको एज इट इज उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आए क्योंकि थ्रू आउट द वर्किंग हमने कहीं पे भी कॉमन स्टॉक की कोई भी चीज जो है वो डिस्कस नहीं की। तो इसका मतलब जो बैलेंस प्रीवियस में था हमने उसको एज इट इज नेक्स्ट में कैरी कर लिया। नेक्स्ट इज द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमारे पास हमारी नेट इनकम और डिविडेंड्स का डिफरेंस होते हैं। तो हमारे पास 2011 का बैलेंस क्या आ रहा था, 4,49,900। इसमें हम इस ईयर की नेट इनकम को ऐड ऑन करेंगे विच इज 1,02,100। तो हमारे पास 4,49,900 में ऐड होने के बाद 1,02,100 नेट इनकम, तो हमारे पास टोटल बैलेंस हो गया 5,52,000 का। इसमें से हम डिविडेंड अमाउंट को माइनस कर देंगे विच इज $32,000। तो हमारे जो कैश बजट में जब हमने डिविडेंड को प्लेस किया था 8,000 पर क्वार्टर विच इज 32,000 फॉर द होल ईयर, हम उसको इस वाले बैलेंस शीट में से इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे 32,000 को। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस विल बी $5,20,000। तो हम अपनी रिटेन अर्निंग्स के अमाउंट में $5,20,000 को प्लेस कर देंगे, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और इसमें 27,900 के बैलेंस को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज विल बी 7,22,900 which will be equal to the asset side of the balance sheet. This is how we calculate our budgeted balance sheet. This is the all the budgets of the master budget which we have to discuss in our budget and profit analysis. Kindly go through all the relevant lectures regarding the budget, master budget, sales budgets and all other budgets so that you can have the complete understanding of the whole process. Thank you.